नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फ़ाहद। अगर किसी एक नेता, किसी एक शख्स, किसी एक लीडर से पूरी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस खौफ खाती है, तो उसका नाम है राहुल गांधी। जी हाँ, राहुल गांधी ही हैं जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा, उनके किए गए कामों और जो उनकी नीतियाँ रही हैं और देश के बारे में जो उनकी सोच रही है, उस सब को लेकर सबसे ज़्यादा कड़ा और गहरा प्रहार अगर कोई विचारों के आधार पर करता है तो वो राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी आरएसएस और बीजेपी का नाम एक साथ एक सांस में लेते हैं। उनके अलावा शायद ही कोई इस तरह से हमला बीजेपी और आरएसएस के ऊपर करता हो। यही वजह है कि बीजेपी और आरएसएस के निशाने पर अगर सबसे ज्यादा कोई लीडर रहता है तो वो राहुल गांधी हैं। और इससे इस बात से अंदाजा लगाइए कि अब तक अलग-अलग मामलों को लेकर राहुल गांधी के ऊपर लगभग 3 दर्जन के करीब मैं कह सकती हूँ कि एफआईआर्स अलग-अलग मामलों में दर्ज कराई गई हैं। ताज़ा मामला जुड़ा हुआ है जब दिल्ली में जो हेडक्वार्टर है कांग्रेस का, उसका इनॉग्रेशन था और उस वक्त राहुल गांधी वहां बैठे अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को, देश को संबोधित कर रहे थे। उस वक्त उन्होंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, वो था इंडियन स्टेट। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ बीजेपी आरएसएस से भी नहीं है, इंडियन स्टेट से भी है। और इंडियन स्टेट से उनका मतलब था राज्य सरकार, यानी कि उनका मतलब था जो सरकार अभी है उससे और उनके अंडर में आने वाली तमाम संवैधानिक संस्थाओं से। और वो उस वक्त बात कर रहे थे विधानसभा और लोकसभा में हुई चुनावी धांधली को लेकर, चुनावी प्रक्रिया को लेकर। और उसकी बात करते हुए उन्होंने जिक्र किया था इंडियन स्टेट का, जिसको भारतीय जनता पार्टी, जो कि इस बात की माहिर है, उसने अपने तरीके से इसको इंटरप्रिटेट किया और लगातार राहुल गांधी के खिलाफ एक तरह की एक नफरत भरी कैंपेन जो लगातार वो करती रहती है अलग अलग चीजों को लेकर, इस मामले को लेकर भी शुरू की गई और उन्हें देशद्रोही तक कहा गया, जो लगातार राहुल गांधी के साथ चस्पा करने की कोशिश की जाती रही है कि वो किस तरह से विदेशी ताकतों से मिले हुए हैं, किस तरह से वो देशद्रोही गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं। इस तरह की तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी कहती आई है, क्योंकि उन्होंने, राहुल गांधी ने मोहन भागवत पर कड़ा प्रहार किया था, क्योंकि मोहन भागवत ने ये कहा था कि 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, दरअसल असली आजादी तब मिली थी भारत को। ये उन शहीदों का, आजादी की पूरी लड़ाई का अपमान है। उनको लेकर तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई, लेकिन राहुल गांधी ने जो इंडियन स्टेट वाला जो उन्होंने बयान दिया, उसको लेकर, बयान उन्होंने दिल्ली में दिया था, लेकिन गुवाहाटी में उनको लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। मोहनजीत चेतिया नाम के एक शख्स है जिन्होंने ये एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि फ्री स्पीच की जो तमाम सीमाएं हैं उनको पार कर दिया गया है। जिन धाराओं में राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज कराई गई है वो नॉन बेलेबल हैं, यानी कि गैर जमानती हैं, और इसके लिए अगर उनको जमानत मिलेगी तो कोर्ट जाना ही उनको पड़ेगा। राहुल गांधी को किस तरह से प्रताड़ित किया जाए, किस तरह से परेशान किया जाए, किस तरह से एक कोर्ट से लेकर दूसरे कोर्ट, एक राज्य से लेकर दूसरे राज्य, वो इन्हीं मामलों में उन्हें उलझाया जा सके, इस सब की नाकाम कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार की जा रही है। और इस सब में अब एक और चीज ऐड हो गई है, जो नई नई एफआईआर उनके ऊपर दर्ज कराई गई है। जिन धाराओं में दर्ज कराई गई है वो दरअसल भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कामों के लिए हैं, जिसमें 152 और 197 1D, ये वो बीएनएस की धाराएं हैं जिनके तहत राहुल गांधी के खिलाफ गुवाहाटी में मामला दर्ज कराया गया है। आप ये भी समझिए कि बयान उन्होंने दिल्ली में दिया था, एफआईआर उनके ऊपर दिल्ली में दर्ज कराई जानी चाहिए थी। या तो जो शख्स है उसे ये भरोसा नहीं था कि अमित शाह की जो दिल्ली पुलिस है वो इस तरह से वो काम कर पाएगी जिसकी उसको चाहत है, तो इसलिए गुवाहाटी तक का उसने सफर तय किया। लेकिन गुवाहाटी आप समझ सकते हैं, हेमंत बिस्व शर्मा जब राहुल गांधी की यात्रा निकल रही थी वहां से, तब भी किस तरह से क्या क्या वहां, माफ कीजिएगा, तब भी क्या क्या किया गया था इसको आप समझ सकते हैं।
और यही वजह है कि गुवाहाटी चुना गया है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि राहुल गांधी लगातार संविधान और लोकतंत्र से जुड़ा मुद्दा, संविधान को बचाने की लड़ाई, विचारों की लड़ाई, इस ये सब जो है ये लगातार इसको लेकर अपनी आवाज बुलंद किए हुए हैं। विचारों की एक लंबी लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। इस सिलसिले में आपको पता ही है कि अमित शाह ने जिस तरह का बयान दिया था, उसके बाद जय बापू, जय भीम, जय संविधान, ये लगातार कैंपेन चलाया जा रहा है। और इसमें अलग अलग तरह से यात्राएं निकाली गई और रैलियां की गई। और अब इस में राहुल गांधी एक यात्रा की शुरुआत मध्य प्रदेश के मऊ से करने जा रहे हैं, जो 27 तारीख को एक बड़ी रैली वहां पर की जाएगी। और उसके बाद बताया जा रहा है कि वहां से यात्रा राहुल गांधी अपनी शुरू कर सकते हैं। तो राहुल गांधी लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, उनकी बनाई गई नीतियों पर प्रहार कर रहे हैं, जिस तरह से हर चीज पर वो कटघरे में खड़ा करते हैं भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस को, उससे इतनी घबरा गई है, उससे इतने खौफ में आ गई है। आपको ये भी पता है कि पहले कैसे राहुल गांधी की सदस्यता तक छीन ली गई थी। अडानी का नाम वो लेना नहीं भूलते हैं। और वो प्ले कार्ड जिसको लेकर वो पार्लियामेंट में गए थे, उसके बाद आपको पता है कि राहुल गांधी की सदस्यता तक चली गई थी, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी थी। और अब इस मामले पर भी लगता है क्योंकि राहुल गांधी ने जो कहा उसमें कुछ गलत नहीं है, और यही वजह है कि राहुल गांधी किसी भी तरह से इस मामले पर झुकने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए उनके ऊपर एक के बाद एक एफआईआर जो है अलग अलग मामलों में दर्ज कराई जा रही है, ताकि उनकी सदस्यता एक बार फिर से खतरे में पड़ जाए, ताकि उनको परेशान किया जा सके। क्योंकि जिस तरह से वो लगातार सरकार को, उनकी नीतियों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अभी भी आप ये देखिए कि एम्स वो गए थे देर रात, और वहां जाकर जो मरीज हैं, जो परिजन हैं, जो दूर दराज इलाकों से आते हैं, उनसे उन्होंने रात में जाकर मुलाकात की थी। और उनकी पूरी की पूरी जो परेशानियां हैं, जो दर्द है, जो तकलीफ है, और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनकी पोल सरकार की खोली थी। और उसको लेकर उन्होंने वीडियो भी जारी की थी। और आज उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार को, स्वास्थ्य मंत्रालय को उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है। और ये एफआईआर जो दर्ज कराई गई है, इसको लेकर क्या कुछ कहा है प्रमोद तिवारी ने, सुनिए आप जरा। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं। कांग्रेस के लीडर्स जो ये टिप्पणी दे रहे हैं, ना उनको हिस्ट्री का ज्ञात है और ना उससे कोई लेना देना। मुझे लगता है भाजपा इतिहास को तोड़ना मरोड़ना चाहती है, और कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, कृत संकल्पित है, और राहुल गांधी खास तौर से, कि हम संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा करेंगे। तो राहुल गांधी ने क्या कहा, मैं तो खुद वहां मौजूद था। उन्होंने जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं द्वारा संविधान की भाजपा के इशारे पर, सरकार के इशारे पर पालन नहीं हो रहा है, उसकी ओर उंगली उठाई। वो उनका कर्तव्य है, उनका फर्ज है। एक नेता विरोधी दल नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? अगर संविधान, तो उन्होंने जो कुछ राहुल गांधी ने कहा उस संविधान की रक्षा के लिए, संविधान के जिस तरह दुरुपयोग हो रहा था उसके खिलाफ, भारत के संविधान को, भारत की संवैधानिक संस्थाओं द्वारा जिस तरह तोड़ा जा रहा है, एक बहादुर निडर आदमी उठा। और फिर भाजपा, जहां उनकी राज्य सरकार होती है, वो इतना राहुल गांधी से डरते हैं, घबराते हैं कि मुकदमे उन पर कर देते हैं। हमने देखा था सदस्यता समाप्त करने के लिए वो बात की गई थी, पर यहां तो कुछ संविधान का उल्लंघन हुआ ही नहीं। तो आपने यहाँ पर प्रमोद तिवारी को सुना, और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि मैं वहां पर था। इस तरह की कोई बात उनकी तरफ से नहीं कही गई है जो कहा जाए कि संविधान का उन्होंने उल्लंघन किया है। यानी कि जो मामला राहुल गांधी खुद उठा रहे हैं, उसी पर ही उनको घेरने की पूरी कोशिश है, पूरी की पूरी कवायद है, ताकि राहुल गांधी को हर तरीके से परेशान किया जा सके। क्योंकि लगातार आप ये देखिए कि जिस तरह से वो लोगों के बीच जाकर संवाद कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, हर तबके से जाकर वो जिस तरह से बात करते हैं, और जिस निडरता से वो बीजेपी और आरएसएस को आड़े हाथों लेते हैं, उनकी नीतियों पर जिस तरह से सवाल खड़ा करते हैं, ऐसा कोई और करता हुआ नजर नहीं आता है। और बीजेपी को अगर सबसे ज्यादा, आरएसएस को अगर सबसे ज्यादा किसी एक नेता से डर है, परेशानी है, खौफ है, तो वो राहुल गांधी हैं। यही राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन है। आपको याद होगा कि 400 पार की बात करने वाले नरेंद्र मोदी को 240 पर सिमटा दिया था। और अब
चुनाव की पूरी की जो प्रक्रिया है, जिस तरह से काउंटेड वोट है या जो वोटर्स की संख्या लगातार जो बढ़ रही है, इसको लेकर भी राहुल गांधी लगातार मुखर हो रहे हैं। जब वो इंडियन स्टेट की बात कर रहे थे तो उसी चुनावी धांधली और सब की बात कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ बीजेपी आरएसएस से नहीं है बल्कि इंडियन स्टेट से भी है, यानी कि सरकार से है, यानी कि सरकार की नीतियों से है और उसके अंडर में आने वाली संवैधानिक संस्थाएं जिनको पूरी तरीके से बीजेपी ने कैप्चर कर लिया है और अपनी कठपुतली बना लिया है, जिसमें चुनाव आयोग भी आता है। क्योंकि आपको पता है हरियाणा महाराष्ट्र में चुनाव किस तरह से जीते गए, ये किसी से छिपा नहीं है। अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब देने में पूरी तरीके से चुनाव आयोग असमर्थ है। तो ये तमाम चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। ऐसे में कल जय भीम जय बापू और जय संविधान के बैनर तले एक बड़ी रैली बेलगावी में की जा रही है, और जो कि पहले होनी थी लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया गया था और अब वो कल की जाएगी। और इसके बाद 27 तारीख को मध्य प्रदेश के मऊ में एक बड़ी रैली होने जा रही है और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि जय भीम जय बापू और जय संविधान इसके बैनर तले राहुल गांधी एक यात्रा निकालेंगे। आपको पता है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा तो निकाली ही, लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरह से वो लोगों से संवाद करते रहे, उनकी यात्रा कभी खत्म नहीं हुई, कभी रुकी नहीं। वो इससे कांग्रेस में एक नई जान तो फूंक ही रहे हैं, लेकिन देश में एक ऑल्टरनेटिव पैदा कर रहे हैं कि जो ये सवाल लगातार पूछा जाता था कि इफ नॉट नरेंद्र मोदी देन हु, उसका जवाब बनकर राहुल गांधी एक चेहरे के तौर पर उभरे हैं। राहुल गांधी पर करोड़ों रुपए खर्च किए उनको पप्पू बनाने के लिए, उनकी इमेज को खराब करने के लिए, लेकिन उसमें पूरी तरीके से नाकाम बीजेपी साबित हुई और एक पॉलिटिकल हीरो के तौर पर राहुल गांधी उभरे। और यही सबसे बड़ी परेशानी है बीजेपी और आरएसएस के लिए, और यही वजह है कि वो अलग अलग वजहों से राहुल गांधी के ऊपर इस तरह से एफआईआर करते रहे हैं। आपको ये भी याद होगा कि पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने जब नेता प्रतिपक्ष के रूप में एक डेब्यू अपना भाषण दिया था, उस वक्त आप ये देखें कि इस तरीके से परेशान हो गई थी बीजेपी कि नरेंद्र मोदी से लेकर और तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो तक उठ खड़े हुए थे। इस तरह का वार राहुल गांधी ने किया था। तो राहुल गांधी बीजेपी के लिए खौफ की वजह क्यों है, इसको समझा जा सकता है, और यही वजह है कि वो कोई भी भाषण दें उसमें बीजेपी बस ये ढूंढने में लग जाती है कि कौन सा वो ऐसा लूप होल है या कौन सी वो एक ऐसी कहानी या साजिश है जिसको वो गढ़े और उस पैमाने पर उनके खिलाफ अलग अलग जगहों पर एफआईआर दर्ज कराई जाए, उनके कोर्ट के चक्कर उनको कटवाए जाए ताकि उनको परेशान किया जा सके। लेकिन अब तक तो आप ये देखिए 10.5-11 साल में तो राहुल गांधी को परेशान नहीं किया जा सका है। वो जिन बातों पर, जिन मुद्दों पर अडिग थे, वो अभी भी उन्हीं पर ही अडिग हैं, और यही बीजेपी की सबसे बड़ी परेशानी की वजह इसको माना जा सकता है। और सीधे रुख करते हैं, अब हमारे साथ इस कार्यक्रम में कुछ मेहमान जुड़ेंगे जिनसे इस पर हम चर्चा करेंगे। अगर मेहमान जुड़ गए हो तो उनको स्क्रीन पर आप ले आइए। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि इस पर बात करना बेहद जरूरी है कि बहुत जरूरी है। जाहिर सी बात है कि कैसे इस पूरे मामले को तूल दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, और लगातार ये मामला जो है उसको बढ़ाया जा रहा है ताकि राहुल गांधी जिस संविधान की या लोकतंत्र को लेकर जो लगातार जो लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान को बचाने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें उन्हीं को घेरा जाए। आपको ये पता ही होगा कि राहुल गांधी ने अभी भाषण दिया था और उसमें उन्होंने कहा था, जब वो भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि ये जो संविधान है इसको 240 पर सिमटने के बाद माथे से लगाया था प्रधानमंत्री ने, वो दरअसल इसको उठाकर फेंकना चाहते थे, लेकिन लोगों ने बता दिया कि अगर आप इसको उठाकर फेंकेंगे तो हम आपको उठाकर फेंक देंगे। तो राहुल गांधी जब इस तरह के सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं तो आप ये समझिए वो कितना तकलीफ नरेंद्र मोदी को, अमित शाह और आरएसएस को देता होगा, इससे आप समझ सकते हैं। और जो मोहन भागवत ने बयान दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि दरअसल जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस वक्त असली आजादी देश को मिली थी। आप ये समझिए कि कितना बड़ा अपमान उन्होंने उस आजादी की पूरी जंग का, जो हमारे तमाम जो योद्धा हैं उन्होंने लड़ी, जो शहीद थे उनका कितना बड़ा अपमान किया गया, और उसको लेकर किसी भी तरह से कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। कोई और
देश होता तो शायद इस तरह के बयान देने पर उनके ऊपर सख्त मामलों में केस दर्ज होता। और इसमें हम कांग्रेस की ढिलाई भी मान सकते हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि कोई ऐसी बात राहुल गांधी ने नहीं की, लेकिन अपने हिसाब से उस पूरे मामले को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और उस पर एफआईआर दर्ज करा दी गई। लेकिन जहां असल में ऐसा होना चाहिए था, वहां कांग्रेस की ढिलाई हम मान सकते हैं कि कांग्रेस ने वहां पर इस तरह का कोई भी मामला, कोई एफआईआर, कोई केस जो है वो मोहन भागवत को लेकर दर्ज नहीं किया है। दिल्ली में भी चुनाव है और दिल्ली में चुनाव आप समझ सकते हैं कि किस तरह से त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी भी पूरे दमखम से इस चुनाव में कूद गए हैं और सीधे तौर पर केजरीवाल और नरेंद्र मोदी दोनों को ही एक साथ उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है। और ये जो लोकतंत्र संविधान को बचाने का जो पूरा मामला है, वो कहीं ना कहीं दिल्ली के चुनाव में भी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर पर एक बड़ा तबका जो एससी वोटर्स का है, जो झुग्गी झोपड़ियों में और जगहों पर जो रहता है, उनके लिए ये बड़ा मामला है। अंबेडकर पर अमित शाह ने जो बयान दिया उस पर पहले से ही वो घिरे हुए हैं। और हाल ही में राहुल गांधी जिस तरह से बिहार गए और बिहार में जाकर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, उनके परिवार से जो उन्होंने मुलाकात की और वहां पर राहुल गांधी ने जो बयान दिया, और उस बयान में सीधे तौर पर उन्होंने ये चेता दिया कि नीतीश कुमार के लिए भी बिहार की जो पूरी लड़ाई है वो बेहद मुश्किल होने जा रही है अगर वो बीजेपी के साथ मिलकर अगला चुनाव लड़ते हैं। क्योंकि अति पिछड़ा, दलित, महादलित, ये वो तमाम वोट बैंक है जो नीतीश कुमार का भी बड़ा वोट बैंक है। और वहां पर बिहार में जाकर भी, पटना में भी जाकर राहुल गांधी ने वहां की एनडीए सरकार को भी ललकारा और ये बताया कि इस साल के आखिर में जो चुनाव होने जा रहे हैं बिहार में, वो कैसे उनके लिए नीतीश कुमार के लिए परेशानी का सबब इसलिए भी हो सकते हैं, एंटी इनकम्बेंसी तो है ही उनके साथ साथ, और साथ ही साथ ये जो मुद्दे हैं जो अमित शाह ने बयान दिया है, मोहन भागवत ने जो बयान दिया है, इसको लेकर नीतीश कुमार ने अभी कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी है। लेकिन ये जरूर है कि इलेक्शन कैंपेन जैसे ही शुरू होगा, इस सब का जवाब उनसे जरूर माना जाएगा। और ये भी साफ तौर पर बता दिया कि इंडिया गठबंधन, जिसको बिहार में महागठबंधन कहते हैं, वो मजबूती से लड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहां पर ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। मैं एक बार फिर से आपको सुनाना चाहूंगी, प्रमोद तिवारी ने क्या कुछ कहा है राहुल गांधी पर जो एफआईआर हुई है उसको लेकर। एक बार सुनिए आप फिर से जरा। कांग्रेस के लीडर्स जो ये टिप्पणी दे रहे हैं, ना उनको हिस्ट्री का ज्ञात है और ना उससे कोई लेना देना। मुझे लगता है भाजपा इतिहास को तोड़ना मरोड़ना चाहती है और कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, संकल्पित है, और राहुल गांधी खास तौर से कि हम संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा करेंगे। राहुल गांधी ने क्या कहा, मैं तो खुद वहां मौजूद था। उन्होंने जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं द्वारा संविधान की भाजपा के इशारे पर, सरकार के इशारे पर पालन नहीं हो रहा है, उसकी ओर उंगली उठाई। वो उनका कर्तव्य है, उनका फर्ज है। एक नेता विरोधी दल नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? अगर संविधान, तो उन्होंने जो कुछ राहुल गांधी ने कहा उस संविधान की रक्षा के लिए, संविधान के जिस तरह दुरुपयोग हो रहा था उसके खिलाफ, भारत के संविधान को, भारत की संवैधानिक संस्थाओं द्वारा जिस तरह तोड़ा जा रहा है, एक बहादुर निडर आदमी उठा। और फिर भाजपा, जहां उनकी राज्य सरकार होती है, वो इतना राहुल गांधी से डरते हैं, घबराते हैं कि मुकदमे उन पर कर देते हैं। हमने देखा था सदस्यता समाप्त करने के लिए वो बात की गई थी, पर यहां तो कुछ संविधान का उल्लंघन हुआ ही नहीं। तो अभी आपने प्रमोद तिवारी को यहाँ पर सुना और प्रमोद तिवारी साफ तौर पर ये बताते हुए आपको कि जो भी बयान राहुल गांधी ने यहाँ पर दिया, जिसको लेकर एफआईआर की गई है और राहुल गांधी को परेशान करने की एक तरह की नाकाम कोशिश जो की जा रही है, इस तरह का कोई बयान उन्होंने नहीं दिया है। तो इससे आप ये समझिए कि किस तरह से हताश और निराश बीजेपी यहाँ पर नजर आ रही है और किसी ना किसी को मोहरा बनाकर कोई कार्यकर्ता बीजेपी का या कोई नेता इस तरह से एफआईआर
करता है राहुल गांधी के ऊपर और ये नई एफआईआर उनके ऊपर की गई है ताकि उनको परेशान किया जा सके। वो जो यात्रा निकालने जा रहे हैं उस यात्रा में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस जो है वो पैदा किया जाए, क्योंकि राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, आपको ये पता है कि उसका असर कितने बड़े पैमाने पर पूरे देश में हुआ था। लाखों लोग उनके साथ जुड़े थे, उनके साथ चले थे। उसके बाद उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली और उसके साथ साथ अलग अलग आपको ये पता है कि लोगों से वो मिलते रहे हैं। दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली के चुनाव से पहले भी राहुल गांधी लगातार जिस तरह से लोगों से संवाद करते रहे, कभी कुलियों से बात की, छात्रों से बात की, बिहार गए तो वहां पर बीपीएस जो है के छात्र जो है उनसे उन्होंने मुलाकात की, कभी कुम्हारों की बस्ती में वो चले जाते हैं, तो कभी वो रेहड़ी पटरी वालों से मिलने के लिए चले जाते हैं, कभी वो ट्रक ड्राइवर से मुलाकात करते हैं। यानी कि देश का अलग अलग तबका, उसकी क्या समस्याएं हैं, उसकी क्या चुनौतियां हैं, सरकार से उनकी क्या मांगे हैं, क्या वो कर रहे हैं, और एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, एक देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के सरबराह होने के नाते भी वो क्या कुछ कर सकते हैं, वो उस खोज में लगातार राहुल गांधी रहते हैं और लगातार वो ये संवाद करते रहते हैं। और अभी भी आप ये देखिए कि इस ठिठुरती हुई ठंड में जब लोग अपने बिस्तरों से बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं, खासतौर पर नेताओं पर तो इल्जाम लगता ही रहा है कि चुनाव जब आते हैं तभी वो हमारे बीच आकर वोट मांगने के लिए आते हैं, लेकिन जब हम परेशानी में होते हैं तो कोई हमारे साथ देता हुआ नजर नहीं आता है। राहुल गांधी एम्स पहुंचे, एम्स में जाकर उन्होंने लोगों से वहां पर जो मेट्रो स्टेशन के नीचे जहां वो अपने परिजनों का इलाज करने के लिए, अपना इलाज कराने के लिए वहां जमीन पर किसी तरीके से बिना किसी व्यवस्था के, बिना किसी सुविधा के वहां पर रहने के लिए, जीने के लिए मजबूर है ताकि वो अपने परिजनों का या अपना इलाज करा सके, उनसे उन्होंने जाकर मुलाकात की। ये काम तो वैसे अरविंद केजरीवाल को करना चाहिए था, ये काम तो नरेंद्र मोदी को या स्वास्थ्य मंत्री को करना चाहिए था, लेकिन ना तो दिल्ली में सरकार है कांग्रेस की और ना ही केंद्र में सरकार है कांग्रेस की, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी उनसे जाकर संवाद करते हैं, उनसे जाकर बात करते हैं और उसके बाद फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां बाकायदा तौर पर कंबल और कुछ जरूरत का सामान लेकर पहुंचते हैं और वहां जो लोग मौजूद थे, जो परिजन जो अपने बीमारों को लेकर आए थे, उनको वहां वो सुविधा, वो कंबल और वो सामान जो है वहां पर जाकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद राहुल गांधी बाकायदा तौर पर चिट्ठी लिखते हैं राज्य की और केंद्र सरकार को और पूरी तरीके से बताते हैं कि क्या क्या उन्होंने वहां पर देखा है और किस तरह से सुविधाओं का अभाव है। अलग अलग तरह के वादे तमाम सरकारों की तरफ से किए जाते रहे हैं, लेकिन आपको ये पता है कि किस तरह से हर पैमाने पर, हर महाज पर विफल साबित हुई है ये सरकार। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत के बाद उसको ये लगता है कि दिल्ली भी भारतीय जनता पार्टी फतेह करने जा रही है, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां और जिस तरह से हर मुद्दे पर वो बैकफुट पर आ गई है, ये समझा जा सकता है कि उसकी तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र में जीत हासिल करने के बाद उसको ये लगा कि शायद इसी तरीके से एक फॉर्मूला उसके हाथ लग गया है जिससे वो जीत हासिल कर सकती है, और उसी पर वार किया राहुल गांधी ने जब उन्होंने ये कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है, चुनाव आयोग का जो पूरा रवैया रहा है उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने ये कहा कि किस तरह से लोकसभा विधानसभा के चुनाव के बीच बड़े पैमाने पर जो वोटर्स की संख्या बढ़ी है वो एक बहुत चिंता का विषय है, और हमने जब चुनाव आयोग से इसको लेकर सवाल पूछा तो उनके पास इसका कोई जवाब मौजूद नहीं है, जवाब वो देना नहीं चाहते हैं। अभी भी अलग अलग याचिकाएं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इन पूरे मामलों को लेकर लगी हुई हैं, जिनकी सुनवाई अलग अलग वक्त पर हो रही है, और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। चुनाव आयोग की बात करना इसलिए जरूरी है कि जिस मामले में राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हुई है, इस पूरे मामले पर जब राहुल गांधी ये कह रहे थे, इंडियन स्टेट की बात कर रहे थे, तो वो चुनाव आयोग की बात कर रहे थे और चुनाव आयोग कैसे सरकार की कठपुतली बना हुआ है वो उसकी बात कर रहे थे, जिसको लेकर पूरा एक तरह का नफरती भरा कैंपेन जो है वो चलाया गया। जेपी नड्डा ने बाकायदा तौर पर लंबा चौड़ा इसको लेकर ट्वीट किया, तमाम तरह की बातें उन्होंने कही और लिखी, जिसमें ये बताया गया कि कैसे राहुल गांधी इंडियन स्टेट के खिलाफ ही जंग
जंग छेड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये हमेशा से बताना कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के साथ जुड़े हुए हैं, वो देशद्रोही हैं, वो पाकिस्तान परस्त हैं, वो देश के बारे में नहीं सोचते हैं, कभी उनको चाइना का एजेंट बता दिया जाता है, कभी उन्हें पाकिस्तान परस्त बता दिया जाता है। तो ये तमाम चीजें उनके साथ होती रही हैं। और हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़ गए हैं, हमारे ऑनलाइन एडिटर। अमलेंदु जी, स्वागत आपका। और अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो मेरा आपसे सवाल, ये जो पूरा का पूरा राहुल गांधी को लेकर एक तरह से हम कह सकते हैं नफरती भरा कैंपेन तो शुरू किया ही गया है, लेकिन ये जो एफआईआर उनको लेकर की गई है, इसका मकसद आप क्या देखते हैं? देखिए बुशरा जी, इसका मकसद तो समझ में आया है, किसी भी तरीके से रखा जा सके, क्योंकि आज ही रांची में जो मसला रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी की एक बड़ी जीत है, रांची में भी अमित शाह के हानि को लेकर एक वहाँ भाजपा नेता है, उन्होंने मुकदमा दायर किया हुआ था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जी किया गया। यही है कि किसी भी तरीके से राहुल गांधी को इस तरीके से राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि वो इन चीजों से डरने वाले नहीं है। तो ये साफ तौर पर कि ये राजनीतिक लड़ाई ना होकर एक पॉलिटिकल जो है उसकी लड़ाई, ये एक तरीके से जी बिल्कुल, आपकी आवाज बीच में कट रही, लेकिन आपसे मेरा सवाल यही कि जाहिर सी बात है कि ये एक तरह से राजनीतिक लड़ाई न होकर एक तरह का पर्सनल, यानी कि राहुल गांधी को एक विलन के तौर पर पेश किया जाए, उनको देशद्रोही बनाया जाए, उनको कभी ये कहा जाता है कि देखिए वो कैसे उन ताकतों के साथ जुड़े हुए हैं, कभी चाइना, कभी पाकिस्तान, कभी जॉर्ज सोरोस, कभी कोई और, यानी कि हमेशा ये बताना कि राहुल गांधी दरअसल देश के साथ नहीं बल्कि देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हुए हैं, और उसी को लेकर लगातार सवाल जो है वो खड़े किए जाते रहे हैं। और अभी भी 100 बीएनएस की धारा 152 और 157 1D के तहत जो है वो मामला दर्ज किया गया है, जो कि गैर जमानती धाराएं हैं, जिसमें दरअसल जो धाराएं हैं वो ये कहती हैं कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने के कामों के लिए ये धाराएं लगाई जाती हैं, यानी कि सीधे तौर पर देशद्रोह नहीं, लेकिन उसी तरह की धाराएं जो हैं वो ये लगाई गई हैं, ये बताने की कोशिश कि राहुल गांधी अपने बयानों से, अपने कामों से भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डाल रहे हैं। देखिए बुशरा जी, आज भी लगाया जा सकता है वो सवाल, क्या उसको जानकारी एट क्या होता है, संविधान में स्टेट का मतलब क्या है। राहुल गांधी ने जिस संदर्भ में बात कही थी, हालांकि वो एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा हो जाएगा, लेकिन जो एफआईआर दर्ज करा दी गई थी लोकसभा में, जो उसको हुई, तो दिल्ली पुलिस जो राहुल गांधी से तो ये एफआईआर किया जा रहा है। गांधी जो है से नरेंद्र मोदी को और पूरी भारतीय जनता पार्टी को तो वो चुनौती बंद करते मसलों में उलझे रहे, लेकिन राहुल गांधी है वो क्या कि भाई मैं इन चीजों से नहीं हूँ, आप मुझ पर 20 दिन में आप कायम कर दीजिए, ये बात कहता रहूंगा, जनता की बात कहता रहूंगा। और अभी जो उन्होंने एक बात कही बुशरा जी, खासतौर से जब कांग्रेस का कार्यालय का उद्घाटन जब हो रहा था इंदिरा भवन का, उस समय उन्होंने कहा कि जहाँ किसी भी व्यक्ति के ऊपर कहीं अत्याचार होता हुआ मिलेगा तो मैं जब तक जिंदा हूं तब तक मैं वहां आपको उसकी रक्षा के लिए खड़ा मिलूंगा। तो राहुल गांधी भी इसका मतलब ये समझ रहे हैं कि खतरे किस तरीके के उनके सामने हैं और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की रचना रच रही है। तो यानी खतरा सिर्फ राजनीतिक नहीं है, व्यक्तिगत तौर पे उनके जीवन को खतरा भी है, ये भी राहुल गांधी इस बात को समझ रहे हैं, और उसका आभास उनका जो है वो इंदिरा भवन के उद्घाटन के समय जो उन्होंने कहा उससे भी मिलता है। जी बिल्कुल, और उनको ये भी पता है कि कैसे उनके परिवार के जो सदस्य हैं उन्होंने किस तरह से कुर्बानियां दी हैं, और इसी ये भी वजह है कि राहुल गांधी कभी किसी भी तरह से डरते हुए नजर नहीं आते हैं, झुकते हुए नजर नहीं आते हैं। वो
हमेशा ये बात वो हमेशा कहते रहे हैं। हमें वो नहीं भूलना चाहिए जब राहुल गांधी को लेकर मोदी वाले बयान पर जिस तरह से उनको घेरा गया था और माफी मांगने के लिए कहा गया था, राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी थी। और राहुल गांधी अडानी को लेकर लगातार मुखर रहे हैं और उन्होंने कैसे प्ले कार्ड जो दिखाए थे, उनकी सदस्यता तक चली गई थी। तो राहुल गांधी को सत्ता का लालच नहीं है, ये तो साफ तौर पर दिखता है। वो विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो हिंदुस्तान जिसकी कल्पना की गई थी, जो जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा देश जो है वो आजादी की जिसने लड़ाई लड़ी, और एक जो एक पूरी परिकल्पना है उसको लोगों तक पहुंचाने का जो पूरा काम है वो कर रहे हैं। लोकतंत्र संविधान को बचाने की पूरी लड़ाई जो है वो राहुल गांधी लड़ रहे हैं। क्या जिस तरह से अमलेंदु जी मुखर होकर राहुल गांधी अपनी बातों को रखते रहे हैं, मोहन भागवत से लेकर अमित शाह, आरएसएस सब पर जिस तरह का प्रहार करते हैं, क्या आपको यही सबसे बड़ी वजह लगती है कि उनको कटघरे में खड़ा किया जाता है, एफआईआर की जाती है, उनको इस तरह से परेशान किया जाता है? क्योंकि और किसी नेता के साथ तो ऐसा नहीं किया जाता है, और दिल्ली नहीं, एफआईआर गुवाहाटी में की जाती है ताकि उनको और ज्यादा परेशान किया जा सके, या उन पर हेमंत बिस्वा शर्मा पर भरोसा ज्यादा होगा, या उनको अपने आप पर भरोसा ज्यादा होगा, इसलिए भी ये हो सकता है। देखिए, एक तो बुशरा जी ये कि कानूनी मसला है। इस तरीके से रांची वाले मसले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीडिंग्स पर रोक लगाई है, उसी तरीके से इस पे भी सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देगा। जो एफआईआर दर्ज है, एफआईआर दर्ज कराना किसी भी व्यक्ति का अधिकार है, कोई भी दर्ज करा सकता है, लेकिन जब वो बात आगे बढ़ेगी तब जाके मालूम पड़ेगा कि उसमें क्या चीज बनती है, क्या नहीं। फिलहाल ये कि प्रयास जो है वो बातों से ध्यान भटकाने के लिए ये किया जा रहा है। खासतौर से जो मोहन भागवत ने बात कही और उस पर चर्चा ना होने पाए कि मोहन भागवत ने समय कहा गया था, मोहन भागवत ने किस तरीके से हमारी आज़ादी पर सवाल उठाया और संविधान के ऊपर सवाल उठाया, उस पर चर्चा ना होने पाए, इसके लिए ध्यान भटकाने की भी कार्रवाई लगती है बुशरा जी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जाहिर सी बात है कि असल मुद्दों से भटकाने के लिए ये पूरी की पूरी कवायद जो है वो शुरू की गई है ताकि राहुल गांधी को टारगेट किया जा सके, उन्हें फंसाया जा सके। वो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, उसमें किसी तरह का व्यवधान डाला जा सके, वो यात्रा ढंग से ना कर पाए, वो और उनको मुकदमों में, अदालती दावपेच में, सब में फंसाया जा सके। लेकिन ये सब पहले भी बीजेपी के जरिए किया जा चुका है, लेकिन राहुल गांधी पहले भी नहीं डरे थे और अब भी शायद ना डरे जिस तरह का उनकी पूरी पर्सनालिटी है। लेकिन देखना होगा कि मामला किस तरह से अब आगे बढ़ता है। आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से जो आज हमारे मेहमान थे हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, उसके लिए आप तमाम दर्शकों से माफी, और कोशिश करेंगे कि अपनी तकनीकी खराबी को दूर करें और हमारे साथ हमारे मेहमान अगले कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।